फंडामेंटल फोर्सेज, जो फंडामेंटल फोर्सेज हमने चारों पढ़े थे उनको कंपेयर करें। लेट अस कंपेयर देम। जैसे फोर्स का नाम लिखूंगा। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 वीक न्यूक्लियर फोर्स, पूरा नाम लिखेंगे जैसे लिखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 3 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स है। ये मैंने इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे वीक ग्रेविटेशनल है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर दोनों क्या है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐड किया है कि दोनों की रेंज इतनी कम है कि दोनों केवल न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करते हैं। और एक टेबल बना देते हैं सीरियल नंबर। यहाँ लिखे अपन रेंज, इन फोर्सेस की रेंज क्या क्या है देखिए। रेंज ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये वेरी शॉर्ट रेंज, यानी केवल न्यूक्लियस के अंदर लगता है, और न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी कहते हैं, 1 फर्मी भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये भी मैंने बताया था, दोनों रेंज होती है, पर इसको जनरली अपन लॉन्ग रेंज कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये भी वेरी शॉर्ट रेंज है, यानी कि ये भी 1 फर्मी की रेंज है इसकी, न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगता, केवल न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो चारों फोर्सेज के लिए अपन ने ये रेंज भी लिख दी, तो ये कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इंटरेक्शन पार्टिकल, इंटरेक्शन क्वांटा कहते थे इसको। अब मैं तुमसे पूछने वाला हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन क्वांटा हमने क्या लिया था? एनीबॉडी कैन टेल? याद है सबको? ग्रेविटोन। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इंटरेक्शन क्वांटा था ग्रेविटोन। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए हमने लिया था डब्ल्यू बोसोन, इंटरमीडिएट बोसोन भी कह देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए क्वांटा था फोटॉन, जो भी बताया था तुमसे पूछा था। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा क्वांटा था भाई? पाई मेसन, पाई मीजोन, मीजोन कहते हैं इसको, पाई मीजोन, ये पाई मीजोन्स होते हैं। तो देखिए फोर्स लिख दिया, रेंज लिख दिया, इंटरेक्शन क्वांटा लिख दिया। अब इनका इंटरेक्शन टाइम लिखता हूं, ये भी मैंने तुम्हें लिखवाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटरेक्शन टाइम सबसे ज्यादा था, जो 10⁻16 सेकंड था। वीक न्यूक्लियर फोर्स का टाइम उससे कम, 10⁻10 सेकंड था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 10⁻20 सेकंड था, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का 10⁻23 सेकंड। यानी कि यहां से आप ये अंदाज लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जिस फोर्स का इंटरेक्शन टाइम सबसे कम है, सबसे कम इसका है, इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, तो इसीलिए ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट इन नेचर। अब मैं कंपेयर करता हूं इनको, जिसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथनेस। रिलेटिव स्ट्रेंथनेस क्या है, कैसे इनको कंपेयर कर रहे हैं अपन? चारों फोर्सेज को कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिवली। तो देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथनेस अगर हम निकालना चाहते हैं, तो कौन सा फोर्स किसकी तुलना में कितना हेवी है ये जाने, तो अगर हम इसको 1 मान लें, इसको इसकी स्ट्रेंथ 1 मान लें, तो ये देखिए इसकी तुलना में 10⁻26 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि मैंने इसको 1 ले लिया, तो इसको 10⁻10 से डिवाइड करता जाऊं,
ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखना आप दोनों के कंपैरिजन। और ये 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथनेस है कि कैसे आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा फोर्स कितना टाइम हेवी। ये आप चारों फंडामेंटल फोर्सेस को इस तरह से ऑर्डर में याद रखना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथनेस कहते हैं वो। जनरली मैंने बताया था क्वेश्चन ऐसा ही पूछते हैं कि राइट ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथनेस और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथनेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की तरफ आ जाएंगे, डिक्रीजिंग में जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग से ग्रेविटेशनल की तरफ चलेंगे। These are the all four fundamental forces in nature. Do you understand? समझ में आई ये बात सबको? Yes sir. अब देखिए इस लेसन में इसके बाद क्या है? इस लेसन में इसके बाद है केवल एक चीज है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, यूनिफिकेशन थ्योरी। इसके बाद इसमें है यूनिफिकेशन थ्योरी। यूनिफिकेशन थ्योरी क्या बताती, देखिए क्या है यूनिफिकेशन थ्योरी। तो यूनिफिकेशन थ्योरी हमें बताती है कि अभी फोर फंडामेंटल फोर्सेज हो गए नेचर में, और चारों में बहुत डिफरेंस है, कहाँ इलेक्ट्रो में, कहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, कहाँ स्ट्रॉन्ग था। तो यूनिफिकेशन थ्योरी में स्टार्टिंग से ये प्रयास किया गया कि क्यों ना नेचर में फंडामेंटल फोर्स एक ही होता, and all remaining other forces are the different entities or different stages of that single force. फंडामेंटल फोर्स तो नेचर में एक ही होता। फिर हम कहते हैं कि अगर इसमें ये कंडीशन लगाते तो ये फोर्स आ जाएगा, ये कंडीशन लगाते तो ये फोर्स आ जाएगा। ऐसा प्रयास शुरू से किया गया सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय से हो रहा है। बट सभी को चारों को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाना बड़ा मुश्किल है रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल तो 10 टू द पावर 16 इंटरेक्शन टाइम था, स्ट्रॉन्ग फोर्स का 10 टू द पावर माइनस 23 टाइम था सेकेंड्स में। तो इसीलिए इस थ्योरी को जब आगे बढ़ाया गया तो केवल दो फोर्सेज को यूनिफाइड कर पाए। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स। इन दोनों फोर्सेज को हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब यूनिफिकेशन थ्योरी में, ये 1979 में पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे प्रोफेसर अब्दुल सलाम, उन्होंने इसको प्रूव किया था। और इन दोनों को मिला के एक नया नाम दिया गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंटरेक्शन टाइम 10 टू द पावर माइनस 20 सेकेंड था और वीक फोर्स का 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। तो इन दोनों को मिला के एक नया फोर्स इलेक्ट्रोवीक नाम हो गया। पर अभी इसमें स्ट्रॉन्ग भी मिलना बाकी है और ग्रेविटेशनल भी मिलना बाकी है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यूनिफिकेशन थ्योरी हमें सिर्फ इतना बताती है कि इन द यूनिफिकेशन थ्योरी that was theoretically predicted in 1979 and after that 1984 it was practically verified. The electromagnetic force and weak force can be unified together, and after unification they are combinedly or collectively known as electro weak force. electro weak force की फॉर्म में इनको के नाम से इनको जाना जाने लगा। तो आपका जो ये फिजिकल वर्ड लेसन है, इस फिजिकल वर्ड लेसन में एक तो फंडामेंटल फोर्सेस थे जिसको हमने डिस्क्राइब करके पढ़ लिया, फिर उनको कंपैरिजन में पढ़ लिया, फिर ये यूनिफिकेशन थ्योरी में फंडामेंटल फोर्सेस रिलेटेड ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज नाम सुन रखा है आपने कंजर्वेशन लॉज में, और बहुत पहले से आप पिछली क्लासेस से जानते हैं। सबसे फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ की हम बात करते हैं, तो कौन सा लॉ जानते हो कंजर्वेशन लॉ की फॉर्म में आप?
सबसे आसान कंजर्वेशन लॉ कौन सा याद है आपको? एनीबडी? सादिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास तो नहीं होता बेटा, मास तो होता ही नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने शुरू से पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में, कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही पढ़ा था ना? यस सर। तो उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मॉडिफाइड करके टोटल कंजर्वेशन लॉज में हम 4 पढ़ेंगे, यहाँ पर 4 कंजर्वेशन लॉज आते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नाउ मॉडिफाइड एज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, नॉट ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 4 कंजर्वेशन लॉज आते हैं। तो सबसे पहला कंजर्वेशन लॉ हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। मास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बताता है? देखिए आप, जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते थे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी में कहते हैं मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। क्या कहते हैं? मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, यानी कि हम मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों का कन्वर्जन पॉसिबल है। कलेक्टिवली दोनों कंजर्व रहेंगे, मिला के कंजर्व रहेंगे, बट कन्वर्जन पॉसिबल है। ये कैसे आया? ये इस तरह से आया कि जो आपके न्यूक्लियर फिशंस और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती थी, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्सेज में, तो बोले वहां एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई? जब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कहां से क्रिएट हुई? फिर पता चला कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी फार्मूला, E is equals to m into c square। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी फार्मूला कहता है कि इन दीज न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो आप सो कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस में सर्टेन मास डिसअपीयर होता है, सर्टेन मास का लॉस होता है, एंड दैट मास अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी फार्मूला। आइंस्टाइन मास एनर्जी फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं अगर ये मास अपीयर जो हो रहा है, डिसअपीयर जो हो रहा है, अगर मान लीजिए 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, इसके बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये एनर्जी आती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतने कम मास से इतनी हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने मास एनर्जी फॉर्मूला दिया था E is equals to mc²। इससे ये जो मास डिसअपीयर हुआ ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उन सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में जहां एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब मास डिसअपीयर होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है m is equals to m0, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ रहे हैं 1 minus v²/c²। ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला है। दिस m is called as relativistic mass, this m0 is called as rest mass, this v is called as velocity of object and c is called as speed of light। तो एक्चुअली रिलेटिविटी का प्रिंसिपल यहाँ पर ये बताता है कि रिलेटिविस्टिक मास क्या बताता है कि whenever any body attains the highest velocity that is approachable towards the velocity of light, although anybody cannot attain the velocity of light, but it may be the 99% of velocity of light, not 100%, तो हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम 99 हो गया, बोले 99 से भी आगे 99.99 कर दो आप, बट 100% नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है,
तो ये मास एनर्जी को, ये मास फॉर्मूला बताता है, रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला बताता है, इट्स मास अपीयर्स टू बी हेवियर, मास उसका बढ़ने लगता है, मास हेवी होने लगता है। कैसे होता है जरा देखिए, ये m नॉट को हमने कहा रेस्ट मास, इस m को हमने कहा रिलेटिविस्टिक मास। जैसे मैंने कह दिया v इज इक्वल्स टू मान लीजिए 0.6 c, ये तो मैंने तो 60% लिया। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी बड़ी कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड की तुलना में 60% हो गई, तो कैसे मास चेंज होता है जरा देखिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा। m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर का मतलब 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये हो गया m नॉट अपॉन 1 माइनस 0.36 करेंगे तो 0.64, और ये हो गया m नॉट अपॉन 0.8, और m इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ m नॉट, या m इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ m नॉट, यानी कि 1.259 टाइम्स ऑफ m नॉट। तो ये एक बड़ी आसान सी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाती है हमारे पास कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़कर, काइनेटिक स्पीड बढ़ने का मतलब क्या था, एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी, अगर उसकी स्पीड बढ़ी तो उसका मास इस तरह से बढ़ने लगता है, तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। यहाँ मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी। तो दिस कंजर्वेशन लॉ टेल्स, हाउ दिस कंजर्वेशन लॉ टेल्स दिस मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, मास का एनर्जी में और एनर्जी में मास का, एनर्जी का मास में कन्वर्जन पॉसिबल है। Alone conservation of energy or conservation of mass is not possible. ये मॉडिफिकेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, मास एनर्जी पढ़ा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? समझ में आया आपको ये? क्यों भाई? Yes, sir. सृष्टिपाल समझ में आया? सृष्टिपाल, पंकज आया नहीं आया? बोलते नहीं हो, नहीं आ रहा क्या? अरे सृष्टिपाल समझ में नहीं आया क्या? सर आ गए। चलिए दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर हम एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम लेवें जिसको बाहर से न चार्ज दिया जा रहा है न लिया जा रहा है, तो उसमें चार्ज अंदर क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए जब हम इक्वेशंस लिखते हैं, कई बार हम केमिस्ट्री में भी कन्वर्जेंस की इक्वेशन लिखते हैं, फिजिक्स में भी इक्वेशन लिखते हैं, फिशन फ्यूजन में लिखते थे, तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में बराबर रहनी चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। हम वैसे किसी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने की बात जब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे तो क्या होता है, व्हेन टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। द सब्सटेंस व्हिच इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा, जितना चार्ज लिया जा रहा है उतना ही चार्ज दिया जा रहा है। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लर्न करना है आपको। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम जानते हैं सब, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप सबको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आप पढ़ के आए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या हम लिख देते थे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद F इक्वल्स टू dp/dt, where p is the momentum। p क्या है,
मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, यही मोमेंटम है। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं कर दूं व्हेन F इज इक्वल्स टू 0, ये F कौन सा है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो dp बाई dt क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। dp क्या हो गया? 0। तो p क्या हो गया? कांस्टेंट। ये हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व। किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम विल चेंज ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। मोमेंटम बॉडी का तभी चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो फिर उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम चेंज होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई होना जरूरी है। यानी कि इंटरनल फोर्स कौन सा जिसके कारण मोमेंटम चेंज नहीं होता? इंटरनल फोर्स का मतलब हम कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे के कारण। Suppose when two marbles are collide to each other, then they exert the equal and opposite forces on each other. That is internal force. जो collisions हम पढ़ते हैं जनरल में। तो पहला लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन लॉज में, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और थर्ड वन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये तीन तो आपके कंजर्वेशन लॉज अभी तक जो आपने क्वांटिटीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। एक और कंजर्वेशन लॉ हमारे पास आएगा, फोर्थ वन इज आल्सो देयर। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए स्ट्रेंज है भाई। कैसे स्ट्रेंज है जरा देखिए। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि लीनियर मोशन तो आप सबने पढ़ी। अब 11th क्लास में हम आगे जाके रोटेशनल मोशन नाम का लेसन पढ़ेंगे। मोशन भी दो तरह की होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन। व्हेन ए रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन में सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, और फोर्स की जगह क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क, ये टॉर्क ऐसे लिखा जाता है, टॉर्क की फॉर्म टॉर्क। तो जैसे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं F इक्वल्स टू dp by dt, तो फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, यानी कि टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू dl by dc। dl by क्या कर देते हैं? दिस L इज एंगुलर मोमेंटम। L को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। जो मास का रोल होता है ना, मास का रोल, ये पढ़ाऊंगा मैं आगे इसी 11th क्लास में। द रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और एंगुलर वेलोसिटी v थी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी v थी, इसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अभी केवल हम कंजर्वेशन लॉ की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो यहां से भी हम कहते हैं टॉर्क एक्सटर्नल, टॉर्क एक्सटर्नल। व्हेन टॉर्क एक्सटर्नल बिकम्स 0, यहां पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए तो dl by dt क्या हो जाता है? 0। dl क्या हो जाएगा? 0, और l क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसको भी एग्जैक्टली उसी तरह से स्टेटमेंट देंगे जिस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देते हैं। यहां कह देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी विल रिमेन कंजर्व। रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब I ओमेगा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ आगे जाके हम कह देते हैं कि जब मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख देते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। मान लीजिए I2 इज मोर देन I1 है, तो ओमेगा 2 इज लेस देन क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 हो जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग लॉज आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आप पढ़ेंगे आगे रोटेशनल मोशन में। देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स
for the conservation of angular momentum. So this is all about this physical world. फिजिकल वर्ड आपका यहीं तक है.